हीट को आपको समझना हो तो एक बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि व्हाई वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, कि हमें अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं। अगर हम जाड़े की बात करें तो हमें वूलन क्लॉथ्स को पहनना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वूलन क्लॉथ्स जो है वो आपको वार्म प्रोवाइड करता है। अगर गर्मी के दिनों की बात करें तो हमें एक सूती वस्त्र पहनना पड़ता है और ये सूती वस्त्र हमें कूलनेस प्रोवाइड करती है, कूलनेस की फीलिंग देती है। और ऐसा क्या है कि ऐसे फीलिंग्स जो है आपके पास आते हैं। ऐसे फीलिंग्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर ऊन की बात करें तो ऊन हीट का ना वो पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। इस यही कारण है कि जब भी आप वूलन क्लॉथ्स ठंड के मौसम में पहनते हैं तो ऊल से जो है, क्योंकि बाहर आपके जो बाहर है, आपके बॉडी की जो बाहर की इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट जो है आपके बॉडी की अपेक्षा ठंडी है। तो आपको पता है कि उच्च जो बॉडी की में जो टेम्परेचर होगी, मतलब जिस भी बॉडी के पास हाई टेम्परेचर है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है लो टेम्परेचर वाले बॉडी के पास। तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर अधिक है और बाहर की बॉडी की टेम्परेचर कम है, तो आपके बॉडी से जो है टेम्परेचर जो है वो लूज़ होना स्टार्ट होगा और इससे क्या होगा कि आपको ठंड का अनुभव होगा। तो अपनी बॉडी की टेम्परेचर को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हो कि ऐसे सामान को पहनना चाहते हो जो आपकी बॉडी की टेम्परेचर को प्रिजर्व करके रख सके। और आपको पता है कि ऊन जो है वो आपकी बॉडी की टेम्परेचर को प्रिजर्व रख सकता है, क्योंकि ऊन जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। और यही कारण है कि आप वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं। साथ ही साथ यही ऊन के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहाँ एयर जो है वो जमा हो जाता है। और आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो जब एयर का लेयर और ऊन की इस गैप में पहुंचता है तो वो एक ऐसा पर्दा तैयार करता है जिससे कि आपके जो शरीर के बाहर ठंडी जो टेम्परेचर है वो आपके शरीर के भीतर के टेम्परेचर से जो है वो हीट ट्रांसफ़र न कर सके और आपको आपके बॉडी जो है वो वार्म रह सके। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हों तो क्लियर है। अगर ना भी समझ में आए तो फिर भी इन सारी बातों को जो है हम आगे करेंगे, घबराएं नहीं, ठीक है। तो अगली बात हम करने जा रहे हैं कि जैसे कैसे पता करें कि जो है कोई बॉडी ठंडा है या गर्म है, ठीक है। अगर आपको पता करनी हो कि क्योंकि हीट का मतलब ही है कि आप ये पता करना चाहते हैं कि किसी बॉडी में हॉटनेस और कूलनेस, ठीक है। और हॉटनेस और कूलनेस इन अ बॉडी जो है तभी पता चलेगा जब आप उसके टेम्परेचर को जो है वो क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि किसी बॉडी की टेम्परेचर कितनी है। और अगर बॉडी की टेम्परेचर आपकी को पता चल जाती है तो उस बेसिस पे आप हॉटनेस और कूलनेस पता लगा सकते हैं। और इस टेम्परेचर को कैसे आप मापेंगे उसके लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, थर्मो का मतलब होता है कि जहाँ हीट की बात हो रही हो, और मीटर मतलब तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ को मापते हैं। तो थर्मोमीटर मतलब कि जब आप हीट टेम्परेचर को माप रहे होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के तो हम कहेंगे कि हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और इस थर्मोमीटर में होता क्या है? होता मरकरी है, ठीक है। तो थर्मोमीटर कितने तरीके का होता है? थर्मोमीटर 3 तरीके का हो सकता है जो आपकी एनसीईआरटी ने बताया है। पहला जो थर्मोमीटर का तरीका है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर को लेकर जो बातें आपको याद रखनी है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर करने में काम आता है। फिर ध्यान से कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ही टेम्परेचर को माप सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्केल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। और 42 डिग्री सेल्सियस से एबव जो है ह्यूमन की जो बॉडी टेम्परेचर हो भी नहीं सकती है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही आपको दिखेगी। तो अगर आप अपनी बॉडी टेम्परेचर मापें तो अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस आ रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं भी आ रही है तो घबराना नहीं है, ये एवरेज है। एवरेज लोगों की जो है वो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ी अधिक दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन 35 डिग्री से 42 डिग्री की जो अगर आपको कोई थर्मामीटर स्केल दिखाई दे, ठीक है, तो वो थर्मामीटर स्केल जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का एग्जाम्पल है, ठीक है।
दूसरा थर्मामीटर इस्तेमाल होता है जब आप वेदर रिपोर्ट को तैयार करते हैं, और अगर पिछले दिनों की वेदर रिपोर्ट को तैयार करना हो तो पिछले दिनों में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, उस बेसिस पे आप वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो जब आप जिस टेम्परेचर की मदद से इनको रिकॉर्ड करते हैं उनको कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल वेदर रिपोर्ट को तैयार करने में होता है। एक जो थर्मामीटर का जिसको लार्जली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप जो है वो ह्यूमन बॉडी के भी टेम्परेचर को माप सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को माप सकते हैं ह्यूमन बॉडी के भी अलावा। इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का एक अलग ही इस्तेमाल है। अगर आपको वाटर की टेम्परेचर को मापना हो तो आप क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं माप सकते, लेकिन लेबोरेटरी की जो थर्मामीटर है उससे माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्केल है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? इसलिए इसको माप सकते हैं, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो उबलता है, गर्म होता है, तो इसलिए जो है आप इससे माप सकते हैं कि वाटर की टेम्परेचर कितनी है। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का एक अलग इस्तेमाल आपको दिखाई देता है। इसके बाद थर्मामीटर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरकरी का इस्तेमाल होता है, तो मरकरी जो है वो कॉज ऑफ कंसर्न भी अब दिखाई देता है, क्योंकि अगर ज़्यादा थर्मामीटर में आप मरकरी का इस्तेमाल करेंगे तो मरकरी का डिस्पोजेबल जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। यानी मरकरी अगर आपकी थर्मामीटर टूट जाती है तो मरकरी जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी, और इन्वायरमेंट में जो है अगर मरकरी चली गई तो एक पॉल्यूशन का कारण बनती है। और आज के ज़माने में आपको पता है कि पॉल्यूशन को लेकर जो है इन्वायरमेंट को लेकर जो है लोग कितने सजग हैं, इसलिए अब डिजिटल थर्मामीटर की भी जो बात है वो चल गई है। अब डिजिटल थर्मामीटर भी आपको मार्केट में मिल रहा है, और आपको इनकरेज भी किया जा रहा है कि आप डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करें, ताकि कि मरकरी का यूज कम हो सके। मरकरी जो है वो लोग को जो है वो ऐसा बीमारी ना पैदा कर सके, क्योंकि जैसे ही मरकरी टूटेगी, थर्मामीटर आपकी टूटेगी, मरकरी जो है वो आपको पता है कि जल्दी डिस्पोज नहीं होगा इन्वायरमेंट से, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, इसके बाद जो आगे की बातें हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। देखो, हीट का जो ट्रांसफ़र होती है, जनरली हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, यानी हमने पहले भी बताया कि जहाँ हाई टेम्परेचर होगा और जिन बॉडी के पास लो टेम्परेचर होगा, हॉट बॉडी टू जो कोल्ड बॉडी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। लेकिन हॉट टू कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफ़र में कभी कभार मीडियम की आवश्यकता होती है और कभी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जब मीडियम की आवश्यकता होती है तो आप दो तरीके से हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मीडियम की आवश्यकता जब हो। एक कंडक्शन के द्वारा, ठीक है, और दूसरा कन्वेक्शन के द्वारा। ये कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वैसे मेथड हैं हीट ट्रांसफ़र के, यानी हॉट टू कोल्ड बॉडी के, जिसमें मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है हीट ट्रांसफ़र हो। जैसे कंडक्शन के द्वारा कैसे हीट ट्रांसफ़र होगी, आपको पता होगा कि जैसे कि आप खाना बना रहे हो और आपने एक चम्मच जो है अपने खाने बनाने वाले पतीले पे रखा, और आपको आश्चर्य लगता होगा कि चम्मच के एक सिरे को जो है वो आपने सिर्फ रखा था खाने बनाने वाले पतीले पे, और आपकी गैस जो है ऑन थी, और पूरी की पूरी चम्मच जो है वो गर्म होती हुई नज़र आती है। ये जो पूरे प्रोसेस है चम्मच का गर्म होने का, यानी कि चम्मच ने अपने अंदर हीट को अलाउ किया कि चम्मच को वो गर्म कर सके, तो इसको कहते हैं कि चम्मच जो है वो कंडक्शन कर रहा है, चम्मच जो है वो कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि चम्मच जो है मेटल का बना हुआ है। सो चम्मच जो है ऐसा मटेरियल है जो हीट को अलाउ कर रहा है कि अपने तरीके से हीट उसके अंदर पास हो। सो द मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इज कंडक्टर, एंड द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड, मतलब चम्मच का एक सिरा, टू कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। तो मतलब कंडक्शन के ही कारण जो है आपको हीट का अनुभव होता है। ठीक है, और क्या सारे के सारे सब्सटेंस जो है हीट कंडक्ट करा सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर प्लास्टिक, आपको पता होने चाहिए कि अगर आप कुकर को देखें तो कुकर का दूसरे सिरे पे प्लास्टिक लगा होता है, प्लास्टिक से बना हुआ चीज़ें होती हैं। आपको अलग अलग जो है चम्मच जिससे सब्जी को आप मतलब कि सब्जी चलाते हैं,
वो वुड की भी चम्मच आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये जो वुड है प्लास्टिक के जो कुकर के ऊपर लगा रहता है ताकि कि आप गर्म कुकर को उठा सके। ये इसलिए लगा रहता है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है हीट के, दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ठीक है। तो कंडक्शन इसमें अप्लाई नहीं होता, तो यानी इसमें हीट जो है, मतलब ऐसे मटेरियल जो कंडक्शन को अलाउ नहीं करते, हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, उसको इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होने चाहिए कन्वेक्शन के भी बारे में। आपने कन्वेक्शन से कन्वेक्शनल रेन के बारे में सुना होगा। कन्वेक्शन जो है वो वाटर और एयर दोनों का सेम प्रोसेस से होता कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ही किसी सोर्सेस से एयर या वाटर अगर गर्म होती है, तो गर्म एयर हो या वाटर हो, वो उठ जाती है। जैसे ही गर्म एयर उठती है, मतलब गर्म हवा गर्म होकर उठ गई, ठीक है, तो उस गैप को भरने के लिए बगल की हवाएं जो हैं वो आती हैं, ठीक है। और जब बगल की हवाएं आई तो फिर वो गर्म हो गई, फिर वो हवाएं उठती हैं। इस तरीके से सारी हवाएं जो हैं गर्म होती है। आपने दूध को चढ़ाया होगा, ठीक है, या चाय को उबाला होगा, ठीक है। चाय बनाते हुए चाय उबलती है, वो इसी कन्वेक्शन मेथड से ही उबलती है। मतलब ये कि धीरे धीरे जैसे ही आपने लौ दी, ठीक है, और इसके ऊपर जो है पूरा पतीला चढ़ाया है, लौ दी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दूध के एक जो हिस्से जो है वो गर्म हुए, तो वो गर्म दूध का हिस्सा आपके पतीले के ऊपर चला गया। फिर उसको भरने के लिए चारों तरफ से ठंडी दूधें आई, वो ठंडी दूधें भी जो है पूरी तरीके से गर्म हुई, और जब पूरा दूध गर्म हो जाता है तो वो उबलने लगता है। तो ये जो मेथड है गर्म होने का, हीट ट्रांसफ़र होने का, इस मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन। और इसके द्वारा चूंकि वाटर अगर ऊपर चले जाए, ठीक है, और फिर बारिश के रूप में बरसे, तो उसको कन्वेक्शनल रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन मेथड के द्वारा जो है ये रेन हो रहा है। आप आगे की क्लासेस में इस बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का वो मेथड है जिसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर सन से एनर्जी अर्थ तक आने की बात हो तो वो एनर्जी रेडिएशन के थ्रू आती है। मतलब यहाँ कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ एयर की मौजूदगी हो या वाटर की मौजूदगी हो, या फिर कोई कन्वेक्शन से एनर्जी आए या कंडक्शन से एनर्जी आए। नहीं, यहाँ एनर्जी जब एक वेव के रूप में जो है वो आपको आते हुए दिखाई दे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसमें कोई मीडियम की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एनर्जी जो है वो रेडिएशन के माध्यम से आ रही है। आपका एक प्रश्न हो सकता है स्वाभाविक सा कि सर क्या सिर्फ सन से ही जो एनर्जी आती है वही रेडिएशन से एनर्जी छोड़ती है? तो इसका सही और साफ उत्तर है कि नहीं। दुनिया की जितनी हॉट बॉडीज़ हैं वो अपने जो एनर्जी है वो रिलीज़ करती है रेडिएशन के रूप में। जैसे कि अगर आप एक बर्तन को गर्म करते हैं और कुछ देर बाद आप बर्तन को क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो गर्म बर्तन है वो ठंडी हो जाती है। जैसे कि आपने एक चाय के पतीले को गर्म किया और गैसेस बंद कर दी, पतीला कुछ देर तक गर्म रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब हॉटनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। उसमें लो टेम्परेचर जो है वो दिखाई देगा। वो ठंडा क्यों हो गया, उसकी टेम्परेचर लो क्यों हो गई, कभी आपने सोचा है? उसकी टेम्परेचर इसलिए लो हो गई कि चूँकि जब आपने उसको गर्म किया था, है ना, कंडक्शन या कन्वेक्शन मेथड से, तो गर्म तो वो हो गया, लेकिन ठंडे होने के लिए जो जब भी आपने उसको एक इन्वायरमेंट में छोड़ा, तो वो उसने क्या किया, चूँकि वो हॉट बॉडीज़ थी, उसने अपनी हीट को पास के इन्वायरमेंट में रेडिएट किया, वेव के रूप में जो है हीट को छोड़ा, और पास की इन्वायरमेंट जो है उस बॉडी की वो गर्म हो गई, जिससे ये जो बॉडी था यानी कि वो जो पतीला था उसको ठंडा होने में मदद मिला, ठीक है। यही पे माइक्रोवेव भी काम करती है। यानी माइक्रोवेव जो गर्म करती है, अगर आपको समोसा खाने का मन हो गर्म गर्म, और समोसा जो है बहुत ठंडी है, तो दुकानदार क्या करता है कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है आपको समोसा खिलाने के लिए गर्म गर्म। तो क्या करता है कि वो ठंडी समोसों को जो है वो रखता है माइक्रोवेव के अंदर, और माइक्रोवेव स्टार्ट करता है। माइक्रोवेव चूँकि गर्म होता है, वहाँ कोई फ्लेम होती नहीं है, तो वो क्या करती है
कि जैसे ही माइक्रोवेव गर्म होगी तो आपको पता है कि हॉट जो बॉडी हो गई माइक्रोवेव, वहाँ से हीट रेडिएट करेगी, और हीट जब रेडिएट होती है वो किसी न किसी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट पे गिरती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता होगा, कुछ ऑब्जेक्ट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता होगा। आपके समोसे ने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे ही माइक्रोवेव से आपने समोसे को निकाला, आपको समोसा जो है वो गर्म दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपके समोसे ने हीट जो है वो एब्जॉर्ब किया है। किस मीडियम से? रेडिएशन के माध्यम से। सेम आपकी ह्यूमन बॉडी भी एक समोसे की तरह है, कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी हीट रिलीज़ करती है और वो भी हीट एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन से। ठीक है, कैसे सर हीट रेडिएशन से जो है वो एब्जॉर्ब करती है? आपको पता है कि आप अगर कमरे में बैठे हो तो आपको जो है एक ठंड का जो है वो एहसास होगा, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर सूर्य की जो है वो धूप लगाने गए हो, आपकी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। तो आपको जो सूर्य की पूरी एनर्जी मिली, विटामिन डी, वो कैसे मिली? तो आपकी बॉडी गर्म क्यों हो गई? वो आपकी बॉडी इसलिए गर्म हो गई क्योंकि आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया हीट को, हीट एनर्जी को। कहाँ से? सन से। किस मेथड से? रेडिएशन मेथड से। ठीक है। या फिर आप एक एग्जांपल ले लें कि आपके एक रूम में कोई एक आदमी है, ठीक है, और धीरे धीरे उसी रूम में 5 आदमी हो जाए, तो 5 आदमी होने से रूम में गर्मी बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि रूम में गर्मी क्यों बढ़ी? क्योंकि उस पूरे जो रूम की इन्वायरमेंट में जो है वो CO2, आप कहते हैं कि CO2 बढ़ गया। ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उस पूरी इन्वायरमेंट जो है वो वार्म हो गई, और वो किस मेथड से वार्म हुई? वो रेडिएशन के मेथड से वार्म हुई। ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, जिस पे बात करेंगे कि कोस्टल रीजन के टेम्परेचर्स की बात करें। ठीक है। कोस्टल रीजन में जो तटीय वाला भाग है, वहाँ क्या होता है कि आपको जनरल फैक्ट पता होने चाहिए कि अगर आप लैंड और वाटर की बात करें, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो दोनों में सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म होने में और सबसे ज़्यादा ठंडे होने में आगे है लैंड। लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसी को जनरल फैक्ट के रूप में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये बातें क्लियर हैं कि वाटर को गर्म होने में भी लेट लगता है और वाटर ठंडा भी बहुत लेट से होती है, तो आपको बातें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। दिन में चूंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है सूर्य की रोशनी से, तो दिन की जो लैंड और वाटर की जो टेम्परेचर है उसमें लैंड की टेम्परेचर अधिक होगी। जब लैंड हॉट होगा तो लैंड की आसपास की एयर जो है वो हीट होगी तो एयर उठेगी तो गैप पैदा होगा तो इस गैप को भरने के लिए जो है हवाएं चलेंगी। तो हवाएं कहाँ से चलेंगी? सी से चलेंगी। तो हवाएं जहाँ से चलती हैं वहाँ से उनका नाम जो है रखा जाता है। इसलिए चूंकि हवाएं सी से चल रही हैं और चूंकि हवाओं को गैप भरना है लैंड की तरफ, तो इसलिए इसको सी ब्रीज कहा गया। ठीक है। अगर हम रात के कंडीशन की बात करें कोस्टल रीजन की, तो रात में होता क्या है, चूंकि वाटर को लेट से ठंडा होने में लगता है, तो वाटर कंपैरेटिवली रात में ज़्यादा हॉटर होंगी। तो जब वाटर ज़्यादा हॉट होंगी तो एयर कहाँ का उठेगा? गर्म होकर। तो एयर कहाँ का गर्म होगा? वो वाटर के ऊपर का एयर गर्म होगा, और गैप कहाँ पैदा होगा? वाटर के ऊपर। तो हवाएं कहाँ से चलेगी? लैंड से चलेगी। इसलिए लैंड ब्रिज यानी स्थल समीर का नाम रखा जाता है ये कोस्टल रीजन में। ठीक है। एक बातें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको आप जो है वो याद रखेंगे, आपके NCERT ने भी इसको पूछा है, एक मतलब कि चॉइसेस के रूप में पूछा है कि अगर आप एक पर्सन है जिसको एक मोटी कंबल जो है एक मोटी ब्लैंकेट या कंबल को लेने की चॉइसेस हो और 2 पतली पतली कंबल लेने के चॉइसेस हो, तो आपको क्या लेने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कि आपको 2 पतली कंबल लेनी चाहिए, एक मोटी कंबल के बदले। क्यों? क्योंकि जब आप 2 पतली कंबल लेते हैं तो एक कंबल आपने लिया और एक के एक ऊपर दूसरे कंबल को जो है आप साट कर जो है वो सोएंगे, जोड़ कर सोएंगे। तो दोनों कंबल को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो इस बीच में जो है हवाएं जो हैं वो फिलअप हो जाएंगी, और हवाएं जो हैं मतलब जो
एयर है वो आपको पता है कि हीट का जो है वो इंसुलेटर है, हीट का बैड कंडक्टर है। जब हीट का हवाएं बैड कंडक्टर है तो 3 लेयर जो है वो काम कर रही है, 3 रजाई काम कर रही है, 2 रजाई आपकी और 1 रजाई एयर जो वो बीच में जो फिलअप हो गई। इसलिए 2 रजाइयाँ जो हैं वो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास देगी रेदर की एक मोटी रजाई आप ले लें। ये भी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है।